दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस जीके टेस्ट में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 में से आपको कितने आंसर सही आपके हुए हैं, कितने नंबर आपको मिले हैं। और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है, मुगल काल से। इनमें से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, ये हमें यहाँ से बताना है। अनपढ़ व्यक्ति इनमें से कौन से राजा थे अनपढ़? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो आपको पता है कि अकबर बहुत कम टाइम में ही, मतलब बहुत कम आयु में ही शासक बन गए थे, तो इनको ज़्यादा पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था। तो अकबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ये अनपढ़ व्यक्ति थे, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपने राज्य में बहुत से लोगों को, मतलब जो नवरत्न होते हैं ना, उनको अपने राज्य में योगदान, मतलब उनको एक तरीके से कह सकते हो शामिल किया था। तो वो सभी नवरत्न मिलके इनकी बहुत मदद करते थे। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके अगर आप एसएससी वगैरह के या फिर रेलवे के एग्जाम देते हैं तो एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है ये। तो मुगल शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? अरबी, उर्दू, हिंदुस्तानी या फारसी? तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किसके शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं वैसे तो, कि जो चित्रकारी है वो अपने उच्चतम स्तर पे कब पहुंची थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां के टाइम पे? तो जहांगीर के टाइम पे जो चित्रकारी है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत से इनके मतलब दरबार में बहुत से चित्रकार होते थे, जिसमें दौलत नाम के एक चित्रकार थे, वो थे। इसके अलावा मनोहर नाम के एक चित्रकार थे, वो थे, ठीक है। और आपने मंसूर का नाम सुना होगा, इसी का अलावा अब्दुल हसन का नाम सुना होगा। तो ये सभी जो चित्रकार थे वो किसके शासनकाल में और किसके दरबार में थे? तो वो जहांगीर के दरबार में थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, कि इनमें से किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा? ठीक है, किसके शासनकाल में रामचरितमानस लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अकबर के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, कि पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पेशवाओं का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? परशुराम त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो पेशवाओं के जो संस्थापक हैं उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी, और ये सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस वक्त 1857 की क्रांति हुई उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन होते थे? तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, कि गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? सो गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में, ऑप्शन बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। तो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भारतीय संविधान के भाग कौन से? 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं, तो भाग 3 में है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 12 से 35 के बीच में है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है,
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार की जो एक तरीके से कह सकते हो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई या किस देश के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार हमारे, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। किस में कौन से मतलब कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 का में है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 का के रूप में शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंदर 51 का के अंदर कर्तव्यों के बारे में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य, टोटल 11 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। कोई तारा कैसे दिखेगा, कैसा दिखेगा, किस रंग का दिखेगा, ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा। तापमान, दूरी, रेडियस या वायुमंडलीय दाब, तो ये निर्भर करता है तापमान पे। अगर कोई तारा आपको मान लो लाल कलर का दिख रहा है, ठीक है, मतलब लाल लाल होता है ना तारा दिखता है कभी कभी, सूर्य भी तो एक तारा है, तो लाल कलर का हुआ, लाल कलर का अगर हमें दिख रहा है तो वो तारे उस ये माना जाता है कि तारे का टेम्परेचर कम है। ठीक है, कम है का मतलब यहाँ पर कई हज़ार डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, क्योंकि तारे की हम बात करें तारा तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है ना, तो अगर लाल है तो वो माना जाता है कि वो कम गर्म है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो वाइट होता है तो वो मीडियम कैटेगरी मानता है। कोई तारा मतलब अगर वाइट कलर का दिख रहा है तो वो मीडियम दिख रहा है, मीडियम मतलब उसको गर्म माना जाता है। और कोई अगर ब्लू कलर में दिख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तापमान, तारों का जो रंग है वो तापमान पे निर्भर करता है। समझ में आया। चलो, जितना ज़्यादा मतलब तापमान होगा उतना वो ब्लू दिखेगा, फिर थोड़ा कम होगा तो वो वाइट दिखेगा, और उससे कम होगा तो वो रेड दिखेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। अष्ट दिग्गज जो कृष्णराय द्वितीय जी ने अपने दरबार में रखे थे वो कौन थे। 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु व्यापारी थे, 8 महान सेनापति थे, या 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में शामिल थे वो प्रसिद्ध विद्वान थे, 8 लोगों का समूह था। ठीक है, किस मतलब ये कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश से थे, कौन से राज्य के थे, तो विजयनगर साम्राज्य के बहुत फेमस ही राजा होते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जैसे 9 रत्न होते थे ना, उसी तरीके से इन्होंने 8 रत्न अपने दरबार में रखे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है, सीसा, एल्युमिनियम, निकेल या तांबा। तो निकेल का जो मिश्र धातु है वो रॉकेट और वायुयान बनाने में प्रयोग की जाती है। तो यह आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक दालें जो होती हैं वो होती हैं मध्य प्रदेश में। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। भारत में दालों के कुल उत्पादन का लगभग 24% जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर है रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा, कौन से राज्य में है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन में है तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में भी, कर्नाटक में भी और मध्य प्रदेश में भी। ये रेगुर मिट्टी होती क्या है, तो आपने काली मिट्टी जो सुना है ना, जिसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, जो कि गन्ना और कपास वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उपजाऊ होती है, तो वही मिट्टी की यहाँ पर बात की जा रही है, उसी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जो रेगुर मिट्टी है वो क्या है, तो ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग, तो काली मिट्टी भी उसमें एक ऑप्शन होगा, तो आप काली मिट्टी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा चुनाव लड़ने हैं, तो उसको कितनी आयु का होना चाहिए, 21 या 25। 18 तो नहीं हो सकता, तो 25 सही है। अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो आपको मतलब ये बताया गया है अनुच्छेद 84 के अंदर कि आपको 25 साल का होना चाहिए, लेकिन अगर आप राज्यसभा जाना चाहते हैं तो फिर आपको 30 साल उम्र होनी चाहिए। दोनों का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय भी गलत करता है तो
तो संविधान के माध्यम से ही उसको रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी उल जुलूल फैसले सुना दे रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसका विरोध किया जाएगा कि हमारा संविधान तो ये बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर संविधान को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसके लिए प्राकृतिक आवास है राजाजी नेशनल पार्क? तो राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड में ये हरिद्वार देहरादून के पास में है राजाजी नेशनल पार्क, और यहाँ एशियाई हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बहुत मतलब डी वाला सही है। ठीक है, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे ना, उन्हीं के नाम पे इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क पड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है जिसमें हमको बताना है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। जब भी शून्यकाल 0 आवर्स की हम बात करते हैं राजनीतिक परिदृश्य में, तो इसके लिए ये वो टाइम होता है जब दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है उसको शून्यकाल बोलते हैं। इस दौरान होता क्या है कि इस वक्त मतलब जो भी लोक महत्व के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर मतलब एक तरीके का ये आप बोल सकते हो कि ये काल होता है, तो इसमें लोक मुद्दे उठाए जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा। ठीक है, ये वैसा मतलब ये इसका कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं होता है, और ना ही इसको मतलब संविधान में एक तरीके से कह सकते हो अलग से उल्लेख किया गया है। 1960 और 1970 के दशक में मतलब मीडिया में ये इस शब्द का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा था शून्यकाल का। तो ये 12 बजे शुरू होता है ये काल, और इस वक्त आप बिना किसी पूर्व सूचना के, क्योंकि जब भी आप प्रश्न पूछते हो तो आपको लोकसभा या राज्यसभा को बताना होता है कि मैं ये प्रश्न पूछने वाला हूँ, लेकिन 0 आवर्स या शून्यकाल के दौरान आप कोई भी प्रश्न अपनी मर्जी से पूछ सकते हो। ठीक है, सरकार से। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपने 20 में से कितने के आंसर सही दिए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।